हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का पार्ट 10 पढ़ेंगे हम, जिसमें हमने इसके पहले पार्ट 9 वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट पढ़ा था हमने। क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। आज हम दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब वृद्धि। ये जो क्वथनांक में उन्नयन है, इसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, क्वथनांक क्या है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मान लो कि आप पानी को गर्म कर रहे हो। पानी को जैसे ही गर्म करते हो तो क्या पानी उबलने लगता है? नहीं उबलता है। वो धीरे धीरे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हो। तो जैसे ही टेम्परेचर पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी केल्विन में कितना, 373 केल्विन, तो इस ताप पर पानी क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है। पानी जो है बॉयल होने लगता है, यानी पानी अपना वाष्प दाब देने लगता है। ये वाष्प देगा, वाष्प से ही वाष्प दाब क्रिएट होता है, वाष्प दाब बनता है। अब यहाँ पर ये देखो कि इसके पहले आप 1 डिग्री से लेकर के आप 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये जो है ये 50 डिग्री, 90 डिग्री, ये उबला कितना पर? 100 डिग्री सी पर। इन टेम्परेचर पर ये नहीं उबला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पानी जो है, पानी का वाष्प दाब, ध्यान देना, पानी का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वायुमंडलीय दाब, मान लो कि ये वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 ATM, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको बार में 1.013 बार। ये देखो, यानी ये जो है पानी तब तक नहीं उबलेगा जब तक कि पानी के द्वारा उत्पन्न वाष्प का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री ही क्यों है, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन ही क्यों है? तो इसका सीधा और सरल जवाब यह है कि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 ATM, और बार में 1.013 बार। ये दोनों दाब की इकाई है, ठीक है? तो यहाँ पर जल कब उबलेगा? या कोई भी मान लो, यहाँ अगर मान लो कोई दूसरा द्रव अगर वो मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी? 50। जल का कितना बॉइलिंग पॉइंट है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जल 100 डिग्री सेल्सियस पर अपना वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कर लेता है। अगर कोई द्रव 50 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये जो जल है, द्रव है, ये क्या करेगा? इसका वाष्प दाब इसी ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अगर कोई दूसरा द्रव, तीसरा द्रव अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है, इसका मतलब क्या है कि इसी ताप पर यह इतना वाष्प दाब उत्पन्न कर देगा कि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी अब आप समझ गए होंगे, तो परिभाषा देख लीजिए। किसी द्रव का वाष्प, पहले हम जानेंगे क्वथनांक के बारे में। किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब 1 ATM,
1 atm। अभी हमारा प्रेशर कितना है, वायुमंडलीय दाब कितना है, 1 atm। जैसे ही पहाड़ पे जाओगे, ऊंचे पर्वत पे जाओगे, ये वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। इसलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हमें ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि वाष्प दाब में कमी होने से ऑक्सीजन का घनत्व कम होता है, ऑक्सीजन हमें कम मिलता है, इसलिए सोचने समझने की शक्ति हमारी कम हो जाती है। अब यहाँ पर आते हैं कि ये जो वायुमंडलीय दाब है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। समझ में आ गया होगा। चाहे कोई भी द्रव, अगर किसी द्रव का क्वथनांक मान लो 500 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है कि ये 500 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर ये उतना वाष्प दाब नहीं दे पाएगा जितना कि 1 एटीएम के बराबर हो जाए। अगर यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि कोई भी द्रव का क्वथनांक वह टेम्परेचर है, वह ताप है, वह तापक्रम है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटीएम या 1.013 बार के बराबर हो जाए, उसी ताप को हम कहते हैं क्या, क्वथनांक। तो ये जो है आपका, यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख देते हैं क्वथनांक का। बहुत सिंपल, साइंस को, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को किताबी भाषा में नहीं, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ो। सरल भाषा में क्या है कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वेपर प्रेशर, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, शॉर्ट में लिख देते हैं वायु, चलो लिख दिए तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटीएम या 1.013 बार के बराबर हो जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये जो है वेरी सिंपल, बहुत ही सामान्य, ये बहुत ही सामान्य बॉइलिंग पॉइंट का परिभाषा है, बहुत सिंपल। आप इसका एग्जाम्पल कैसे लोगे, तो यहाँ देखो 100 डिग्री सी जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सी यानी केल्विन में 373। क्यों, क्योंकि इसी ताप पर, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब यहाँ पर क्या, 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटीएम दाब के यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अलग अलग द्रव का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अलग अलग द्रव, भिन्न भिन्न द्रव अलग अलग टेम्परेचर पर अपने वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर कर लेते हैं। जिस ताप पर हम कहते हैं कोई 4 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 6 रोटी खाता है, जितनी संख्या रोटी की, जितनी संख्या में जिसका पेट भर जाए, अलग अलग भोजन का क्वांटिटी होता है। उसी तरह से किसी भी द्रव का, भिन्न भिन्न द्रव का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न द्रव अलग अलग ताप पर
अपने वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडलीय दाब जब भी आए याद रखना एक वायुमंडलीय दाब या इसको हम क्या कहते हैं बार में, ये दोनों बार दाब की इकाई है। एक और होता है 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई Hg दाब, ठीक है। ये जो है ये भी है दाब की, यानी जब किसी द्रव का वाष्प दाब 1 atm या इतना बार या इतना mmHg दाब हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इसका ये तो डिफिनेशन हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अलग अलग आप कोई भी द्रव और ये ध्यान रखना कि किसी अलग अलग द्रव का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग द्रव अलग अलग ताप पर अपने वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब के बराबर कर लेते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर हमारा ये तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन है। अब हमारा टॉपिक क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। इसके पहले वाला टॉपिक में हम क्या पढ़ाए थे आपको, इसके पहले वाला टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान रखिए P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर क्या आया था, X2 यानी घुल्य का मोल प्रभाज N2 N1 प्लस N2। अब देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारा है ये क्या है, वाष्प दाब में कमी है। ये है तुम्हारा P0 माइनस PS, वाष्प दाब में कमी, P0 माइनस PS बटा में P0, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। अब ये जो वाष्प दाब में कमी है किसका, यहाँ पर ध्यान देना है, वेपर प्रेशर किसका कम होता है, ये क्या है P0 शुद्ध घोलक का, और ये PS किसका है, घोल का। तुमको पढ़ाया गया है P0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, PS। घोलक का वाष्प दाब घोल के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है। इसका मतलब जो शुद्ध घोलक होते हैं, शुद्ध घोलक ये ज़्यादा वाष्प दाब देते हैं और घोल जो होता है वो कम वाष्प दाब देता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि घोल ये घोल का वाष्प दाब है, ये क्या है, घोल का वाष्प दाब पढ़ाया गया है इसके पहले वाले वीडियो में। और ये है P0 शुद्ध घोलक का वाष्प, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि घोल का वाष्प दाब क्यों अधिक कम क्यों होता है, क्योंकि घोल का निर्माण कैसे होता है, घोलक में ठोस घुल्य मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम होता है। अब आइए जरा ध्यान से, वाष्प दाब कम होता है तो वाष्प दाब इसका अधिक कैसे होगा, वाष्प दाब इसका अधिक कैसे होगा। ये कहता है कि भाई हम तो हमारा वाष्प दाब अधिक है, P0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। इसका वाष्प दाब अधिक, इसका वाष्प दाब कम होता है। तो अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट ये कहता है कि आप हमें थोड़ी सी टेम्परेचर दोगे तो हम वाष्प दाब देने लगेंगे। ये कहता है मेरा वाष्प दाब तो कम है, हमें टेम्परेचर अधिक चाहिए, हमें टेम्परेचर अधिक चाहिए, क्योंकि घोल का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो घोल का वाष्प दाब कैसे बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब यहाँ पर घोल का, अब देखिए ध्यान से कि ये जो घोल है, घोल का वाष्प दाब कम होता है, यानी इसको हम अधिक ताप पर अगर गर्म करें तब आइए ध्यान से, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट, घोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घोल का बॉइलिंग पॉइंट घोलक के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो जाता है, क्योंकि इसको अधिक ताप पर गर्म करना पड़ेगा। अगर मान लो घोल का वाष्प दाब TB है और घोलक का वाष्प दाब TB0 है, तो TB इज ऑलवेज ग्रेटर देन TB0, यानी TB0 इज ऑलवेज लेस देन TB। ये किसका है, ये घोल का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, घोल का। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका, घोलक का, क्योंकि इसका वाष्प दाब अधिक है, वाष्प दाब अधिक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और इसका वाष्प दाब कम है तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। ये बात को देखिए, यहाँ पर
शुद्ध घोलक का वाष्प दाब अधिक, घोल का वाष्प दाब कम। अब यहाँ पर ये देखिए कि जिसका वाष्प दाब अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वाष्प दाब कम उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक। ये चीज कैसे? क्योंकि जिसका वाष्प दाब कम है उसको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि द्रव को यानी घोल को अधिक ताप पर गर्म करना पड़ेगा, तब जाके इसका वाष्प दाब बढ़ेगा। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि घोल का वाष्प दाब कम होता है, घोलक का वाष्प दाब अधिक होता है। जिसका वाष्प दाब अधिक होता है तो इसको तो कोई जरूरत नहीं है ताप की, तो इसका ताप क्या होगा? इसका ताप घट जाएगा घोलक का। लेकिन घोल में चूंकि क्या है, घोल का निर्माण घोलक में ठोस घुलने को घुलाने से बनता है, इसलिए घोल का वाष्प दाब कम होता है, अतः घोल को अधिक ताप पर गर्म करना पड़ेगा, यानी घोल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, जिससे कि उसका वाष्प दाब बढ़ जाए। अब इसी वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए घोल के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसीलिए घोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है घोलक के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। अब देखो ध्यान से, यानी डेल्टा दोनों के अंतर कौन अधिक बड़ा है? टीवी माइनस टीवी नॉट बराबर डेल्टा टीवी। यही डेल्टा टीवी क्या है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जहां डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यही है। अब हम इसको फिगर के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि वास्तव में ये कैसे है, ठीक है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि ये है घोल का बॉइलिंग पॉइंट और ये है शुद्ध घोलक का। तो यहां पर क्लियर है कि घोल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक, घोलक का बॉइलिंग पॉइंट कम। अब दोनों का जो अंतर है वही क्या है? डेल्टा टीवी। इसका मतलब डेल्टा टीवी क्या है? डेल्टा टीवी वह टेम्परेचर है जो घोल के बॉइलिंग पॉइंट और घोलक के बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है, और यही ज़्यादा है। यही जो बॉइलिंग पॉइंट है, इतना ही बॉइलिंग पॉइंट घोलक से अधिक होता है, तब जाके घोल का वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब जाके हम इसको फिगर में समझाते हैं। हम फिगर के द्वारा इसको समझेंगे। इसको टेम्परेचर और ये है वेपर प्रेशर, VP लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे वाष्प दाब बढ़ रहा है और इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इधर टेम्परेचर है और ये। अब देखो, मान लो कि ये तुम्हारा वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। ये तुम्हारा वायुमंडलीय दाब है, ATM वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब है ये। अब यहां पर ये वाष्प दाब है, ये मान लो ये है तुम्हारा घोलक और ये है घोल, ये A B, इसको C और ये मानो D। अब यहाँ पर ये देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाष्प दाब है ना, वाष्प दाब घोल का नीचे है और घोलक का ऊपर है। इसका मतलब है कि घोलक का वाष्प दाब अधिक होता है और घोल का वाष्प दाब कम होता है। देख रहे हो ना, ये वेपर प्रेशर है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो कि ये जो है, ये और ये क्या है? ये टेम्परेचर है घोलक का। घोलक जो है
इसका वायुमंडलीय जो दाब है, ये घोलक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कहाँ होता है, किस बिंदु पर, ई बिंदु पर। और घोल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कहाँ होता है, एफ बिंदु पर। इसको थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। यह है डी, ये तुम्हारा बिंदु जो है ये कौन सा बिंदु है, एफ। अब यहां देखो जरा ध्यान से, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये किसका टेम्परेचर है, घोल का, इसको मान लो टीबी। और ये घोलक का ये है टीबी नॉट। तो ये बताओ टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कौन है, क्लियर है यहां पर क्या, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, वाष्प दाब इधर बढ़ रहा है। तो वाष्प दाब के मामले में घोलक ऊपर है, घोल नीचे है। तो यहां पर घोल नीचे है, यानी घोल का वाष्प दाब पढ़ा चुके हैं, घोल का वाष्प दाब कम, घोलक का वाष्प दाब अधिक। अब यहां देखो, ये जो टेम्परेचर है, घोल का बॉइलिंग पॉइंट, घोल का बॉइलिंग पॉइंट, घोल इतना टेम्परेचर पर देता है वाष्प दाब एटीएम के, 1 एटीएम के बराबर, और घोलक जो है उससे कम ताप पर ही अपने वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर कर लेता है। वह बिंदु कौन सा है, ई। अब यहां देखो टीबी, ये जो है टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, और दोनों का अंतर ये जो है तुम्हारा डेल्टा टीबी। ये ध्यान दीजिए, डेल्टा टीबी क्या है यहां पर, इसलिए डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। अब यहां डेल्टा टीबी को ही तो हम कहते हैं क्या, बताए हैं, बॉइलिंग पॉइंट कवथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी। एवं बिल्कुल ये क्लियर फिगर होना चाहिए यहां पर। अब देखो डेल्टा टीबी, ये जो डेल्टा टीबी है ये वाष्प कवथनांक में उन्नयन है, ये किस हिसाब से बढ़ेगा, तो डेल्टा टीबी जो है घोल में जितना ही अधिक घुल्य की मात्रा होगी, उस घोल को उतना ही अधिक ताप पर गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ना वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यानी जो ये डेल्टा टीबी है, जो डेल्टा टीबी है, ये किसके समानुपाती होगा, ये किसके समानुपाती होगा, ये समानुपाती होगा किसके, घोल में घुल्य के सांद्रण पर। यहां पर ध्यान देना होगा कि ये जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी यानी कवथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी घोल में उपस्थित, चाहे घुले हुए, घोल में उपस्थित घुल्य की सांद्रता पर निर्भर करते हैं या निर्भर करता है। अब आइए, घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर आपको पता है घोल की सांद्रता आपको पढ़ाए हैं इसी चैप्टर में, मोललिटी इसको इंडिकेट करते हैं छोटा m से। मोललिटी बराबर क्या पढ़ाए हैं, छोटा m बराबर क्या पढ़ाए हैं, घुल्य के मोल की संख्या बटा में घोलक का केजी में भार। तो यहां पर ये जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी यानी डेल्टा टीबी समानुपाती m। क्यों, इसका मतलब डेल्टा टीबी जो है घोल में उपस्थित घुल्य की सांद्रता पर, और घुल्य की सांद्रता जो है हम मोललता के पद में लेते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा टीबी समानुपाती m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख भी सकते हो, इसको हम लिख भी सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो है यानी डेल्टा टीबी घुल्य की मोललिटी छोटा m का सीधा समानुपाती
सीधा समानुपाती होता है डेल्टा टीवी समानुपाती m, या डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, kb गुणा में m। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेल्टा टीवी समानुपाती m और या में डेल्टा टीवी बराबर kb गुणा में m। kb क्या है, kb जो है मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ध्यान से देखिएगा, इसी को हम कहते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेल्टा kb। अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि अगर हम यहाँ यदि घुल्य की मोललता m बराबर 1 कर दें, तब क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर kb। ये ध्यान रखो, ये एक सूत्र है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर यदि m घुल्य की मोललता को यदि हम m कर दें, तब घोल के कवथनांक में वृद्धि कितना के बराबर हो जाएगा, kb के बराबर हो जाएगा। यानी उतना ही कवथनांक में उतना ही वृद्धि होगी जितना मोलल इलेवेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका अभी परिभाषा बता रहे हैं आपको, जस्ट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेल्टा टीवी बराबर kb गुणा m। kb क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है जिसे मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। यदि घोल्य की मोललता m बराबर 1 हो, m बराबर 1 रखोगे तो डेल्टा टीवी बराबर kb। हम अब इसका kb का डिफिनेशन देने वाले हैं, पहले इसको लिख लो। अब देखो यहाँ पर अभी हमने बताया क्या कि डेल्टा टीवी बराबर kb। अब ये कब आया था सिचुएशन, ये सिचुएशन तब आया था जब मोललता बराबर 1 हो। तो ठीक है, अब इसका परिभाषा क्या है कि जब घोल में घुल्य की मोललता 1 हो, जब घोल में घुल्य की मोललता 1 हो तो घोल के कवथनांक में वृद्धि, घोल के कवथनांक में वृद्धि के बराबर क्या होती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब घुल्य, या घोल कर देते हैं पहले, जब घोल में घुल्य की मोललता इकाई हो, यानी इकाई माने 1 मोललता, m बराबर 1, यानी घोलक के 1 kg 1000 ग्राम में घुल्य का 1 मोल घुला हुआ हो तो मोलल उन्नयन स्थिरांक शॉर्ट में कहते हैं kb। तो kb डेल्टा टीवी के बराबर होता है। ये ध्यान रखिए कि डेल्टा टीवी बराबर kb या kb बराबर डेल्टा टीवी तभी होगा जब घोल में घुल्य की मोललता 1 हो। अब तुमको मोललता पढ़ाए हैं, मोललिटी, यहाँ पर ध्यान देना है, मोललिटी m बराबर अभी पढ़ाए हैं मोल की संख्या, घुल्य के मोल की संख्या, घुल्य के, पहले हम इसका ऐसे ही कर देते हैं, ये जो है आपको हम पहले इसकी इकाई बता देते हैं तब आगे बढ़ेंगे। ये अभी आपने देखा, चूंकि डेल्टा टीवी बराबर
क्या, केबी गुणा में एम, इसलिए केबी बराबर डेल्टा टीवी बटा में एम। डेल्टा टीवी क्या है, टेम्परेचर, और एम क्या है, मोलालिटी। तो यहाँ पर केबी की इकाई क्या होगी, केबी की इकाई, ध्यान से देखना, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं, डिग्री, और मोलालिटी यानी मोलालिटी, मोललता, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री पर मोलालिटी। अगर हम डिग्री को अगर हम केल्विन में लिखते हैं, केल्विन, और नीचे क्या है, मोललता, तो K बाई एम। अगर हम डिग्री को यानी टेम्परेचर को अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं तो डिग्री सेल्सियस बटा में मोललता, ध्यान से, डिग्री बाई मोललिटी, डिग्री पर मोललिटी, या डिग्री को अगर केल्विन में रखोगे तो क्या होगा, K बाई एम, या डिग्री को डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तो डिग्री C बाई एम। अब आइए, अब आपको ये डिग्री का क्या होता है जी, केल्विन, और मोललता का क्या होता है, मोललता की इकाई, मोललता की इकाई पढ़ा चुके हैं, मोल, केजी इनवर्स, यहाँ पर रखो मोल, केजी इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिए, ये केल्विन, ये केली किलोग्राम, और ये मोल है, ऊपर जाएगा क्या होगा, मोल इनवर्स। तो आप देख सकते हो कि केबी की इकाई क्या क्या है, डिग्री पर मोलालिटी, डिग्री बाई मोललता, या K बाई एम, या डिग्री C बाई एम, या किलो केल्विन मोल इनवर्स। ये ऑल दीज यूनिट्स आर केबी, आर ऑफ केबी, क्या है ये, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं पहले मोललता को कि ये मोललता एम, मोलालिटी, मोलालिटी एम बराबर क्या होता है, घुल्ले के मोल की संख्या, घुल्ले के मोल की संख्या बटा में, घुल्ले के मोल की संख्या बटा में घोलक का केजी में भार। अब तुमको पता है घुल्ले के मोल क्या होता है, घुल्ले के मोल N2 बराबर W2 बटा में M2। तो ये जो है यहाँ पर ये क्या लिखोगे, यहाँ घुल्ले के मोल की संख्या क्या लिखोगे, यहाँ W2 बटा में M2। और घोलक का केजी में भार, अगर मान लो घोलक का भार दिया गया, भार कितना है W1, इसको केजी में कैसे करोगे, 1000। तब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये हो जाएगा तुम्हारा W2, ठीक है, W2 ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये W1 है और नीचे आएगा ये M2 और ये चला जाएगा ऊपर 1000। ध्यान से, ये 1000 क्या है, 1000 आप देख लीजिए, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम केजी इनवर्स। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्राम केजी इनवर्स, ग्राम केजी इनवर्स। अब जो है यहाँ पर ये चीज लिख दिए हम। अब देखो ये क्या है, m बराबर, एक सूत्र आया था डेल्टा टीवी बराबर, ये देखिए ध्यान से, डेल्टा, चूंकि डेल्टा टीवी बराबर केबी गुणा में m की जगह ये है तो यहाँ पर इसलिए डेल्टा टीवी बराबर केबी के जगह केबी और m के जगह छोटा m के जगह इसको रख दो, क्या हो जाएगा, W2 गुणा में 1000 ग्राम केजी इनवर्स और ये W1 गुणा में M2। ये देखिए अगर तुमको अगर M2 निकालना है घुल्ले का अणु द्रव्यमान तो M2 बराबर क्या होगा, KB गुणा में W2 गुणा में 1000 ग्राम केजी इनवर्स बटा में W1 गुणा में डेल्टा टीवी।
यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये है तुम्हारा घुल्य का अणुद्रव्यमान। ये डेल्टा टीबी क्या है, उन क्वथनांक में उन्नयन। W2 क्या है, घुल्य का दिया गया भार। ये 1000 ग्राम, जब हम मान लो अगर हमें 400 ग्राम या ग्राम में भार दिया है, उसको केजी में निकालने के लिए 1000 से भाग देते हैं ना, तो ये वही है W1 बटा में। W1 किसका है, घोलक का भार। याद रखना, ये हम यहाँ लिख देते हैं W1 बराबर, सब पढ़ाया गया है, घोलक का भार, दिया गया भार। इसको हम केजी में निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग। अगर तो डेल्टा टीबी के लिए ये सूत्र, और M2 के लिए अगर यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल आप घुल्य, जो घोल में घुल्य घुला हुआ है, घोल में जो घुल्य घुला हुआ है उसका अणुद्रव्यमान निकालने के लिए तुम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो 1000 है, किसी न्यूमेरिकल में आपको, जैसे जो ये Kb है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, अगर Kb दिया रहेगा पर 100 के लिए, पर 100 ग्राम के लिए, तब यहाँ पर 1000 की जगह हम क्या कर देंगे, 100 ग्राम लिख देंगे, 100 लिख देंगे। यानी यहाँ पर M2 बराबर Kb गुणा में W2, ये 100 ग्राम बटा में W1 गुणा में डेल्टा टीबी। वो आपके न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। अगर केबी का मान दिया रहेगा अगर किलोग्राम में, तो आप 1000 लिखेंगे। अगर केबी का मान पर 100 ग्राम में दिया रहेगा तो आप 1000 ना लिख करके ये 100 ग्राम में देंगे। तो ये जो है आपका, ये रहा आज का पार्ट 10 वीडियो, जिसमें कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो पढ़ा हमने। इसमें हमको ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा हमने पढ़ा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगले वीडियो लेक्चर में हम, अभी और 2 बाकी है, क्या क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको बताते चल रहे हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करने से फ़ायदा ये है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुंच जाए, और आप इस वीडियो को जब भी देखें तो इसका नोट्स बनाते हुए चलें, तभी इसका फ़ायदा है। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।